बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स जो है उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस तरह से सूरज से एनर्जी आती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उस एनर्जी के एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है और अल्टीमेटली एनर्जी जो है वो अनयूजेबल से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आज हम पढ़ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी को सूरज से लाइफ में एंटर करता इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी बाय कन्वर्टिंग द सोलर एनर्जी, उस प्रोसेस में लाइट का रोल क्या है। लाइट हम सबको पता है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ही एक फॉर्म है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं या रेडिएशन भी कहते हैं। और ये जो लाइट है ये सूरज से एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती है, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, एनर्जी के पैकेट्स। ये फोटॉन्स जो हैं ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल नहीं करते, बल्कि ये जिग जैग मूवमेंट करते हुए अपने जो है डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। जब ये जिग जैग मूवमेंट करते हैं तो ये वेव्स बनाते हैं, और वेव्स जो होती हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्शन लेती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ। वेवलेंथ जो है वो कम या ज़्यादा होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फोटोन। जो फोटोन वेव बनाता हुआ आ रहा है उसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि वो जो वेव है वो शॉर्ट वेव बनेगी, शॉर्ट वेव लेंथ वाली वेव, या लॉन्ग वेव लेंथ वाली वेव बनेगी। तो इससे पता चलता है कि जो डिफरेंट फोटॉन्स होते हैं उनमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और इसकी वजह से वो डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स बनाते हुए ट्रैवल करते हैं, और डिफरेंट वेवलेंथ्स की वेव्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं। हमारे पास एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें सबसे पहले आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, फिर आता है विजिबल बैंड, और फिर आती है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो विजिबल बैंड है इसमें वो वाली लाइट आती है जिसका वो वाली रेडिएशंस आती हैं एक्चुअली जिनका वेवलेंथ जो है वो 380 से 750 नैनोमीटर के दरमियान होता है। अब डिफरेंट वेवलेंथ जो है हमें डिफरेंट कलर्स के नज़र आते हैं। तो सनलाइट जो है उधर से जो एनर्जी आती है सनलाइट की फॉर्म में, उसे क्लोरोफिल और दूसरे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डिफरेंट वेवलेंथ्स जो हैं वो डिफरेंट कलर इंडिकेट करते हैं और उनकी एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होता है। तो जिस वेवलेंथ का एनर्जी लेवल जितना ज़्यादा होगा वो उतना फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेगा। तो कौन से कलर के वेवलेंथ जो हैं वो कितनी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लें तो इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कि किसी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की फोटोसिंथेसिस करने की जो एबिलिटी है, फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करने की एबिलिटी जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाती है। और अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें क्लोरोफिल का तो इससे पता चलता है कि जो ये है फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल जो है वो ब्लू और रेड पार्ट जो है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि ये ब्लू स्पेक्ट्रम कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ जो है ये रेड पार्ट एब्जॉर्ब करता है, यानी रेड वेवलेंथ की लाइट और ब्लू वेवलेंथ की लाइट। तो क्लोरोफिल जो है इन इन दो तरह के वेवलेंथ्स जो हैं इनसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। और इनकी अगर हम लोग इनके वेवलेंथ देखें तो तकरीबन ये कितने कितने हैं, 430 नैनोमीटर है ब्लू का, और रेड का है 670 नैनोमीटर। और कैरोटिनॉइड्स अगर देखा जाए तो वो और वेवलेंथ्स के ऊपर अपनी पीक्स शो करते हैं। Different wavelengths are not only differently absorbed by photosynthetic pigment but also differently effective in photosynthesis.
अब अगर हम एक ऐसा ग्राफ बना लें जो हमें रिलेटिव अपीयरेंस बताए कि किस कलर पे कौन सा पिगमेंट कितनी फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो एक आ जाएगा हमारे पास रिलेटिव graphical representation of photosynthetic ability of a pigment from the wavelength। तो जो रिलेटिविटी है जो शो करती है कि किसी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालें कि किस कलर के वेवलेंथ पे या किस कलर की लाइट पे वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, तो इसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम जो था सबसे पहले जर्मन बायोलॉजिस्ट था एंगलमैन, इसने 1885 में इससे सबसे पहले इसके ऊपर काम किया था। और स्पायरो जायरा जो था, जो कि एक ग्रीन एल्गी की टाइप है, उससे उसका एक्शन स्पेक्ट्रम जो था वो फाइंड आउट किया था। नीचे कुछ डायग्राम्स हमें देखने को मिल रही हैं। ये देखें, ये स्पायरो जायरा दिखाया हुआ है, ये फिलामेंट है ग्रीन एल्गी का, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आपको ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये बता रहा है कि ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ जो है इन पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई है, और जो ग्रीन वेवलेंथ है उन पे मिनिमम फोटोसिंथेसिस हुई है। इसी तरह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखें, जो डायग्राम ए है इसमें डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं उनकी जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है वो दिखाई गई है ऑन डिफरेंट वेवलेंथ्स। जबकि राइट साइड पे जो डायग्राम है वो एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम में, एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंडिकेट करता है किसी भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का। तो यहाँ पे भी देखें, ब्लू कलर पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है, ग्रीन कलर पे मिनिमम है, और फिर रेड कलर पे भी काफ़ी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस शो की हुई है। ऊपर वाले ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो हमें पता चलता है कि जो है ब्लू कलर वो इंडिकेट कर रहा है हाई फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को, और यहाँ पे मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। जबकि जो रेड कलर है वो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे भी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। जबकि जो दोनों पीक्स के दरमियान आपको वैली नज़र आ रही है, ये इंडिकेट कर रही है मिनिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। अच्छा जी, उसके बाद photosynthesis is the most absorbed range is more than the absorption itself. Likewise, photosynthesis in 500 to 600 nanometer is the more than the absorption of green light by the chlorophyll। तो ये क्लोरोफिल अगर आप देखें तो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं वो डिफरेंट अपनी रेंजेस शो कर रहे हैं मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी की। This difference occurs because the accessory pigments, the carotenoids, absorb light in this zone and pass to some of the absorbed light to the क्लोरोफिल। जहाँ पे क्लोरोफिल मिनिमम एक्टिविटी शो करता है उसकी असिस्टेंस के लिए यहाँ पे कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल्स होते हैं, और वो इन वेवलेंथ्स की लाइट को मैक्सिमम पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक दफ़ा एनर्जी ट्रैप करके बाद में ये क्लोरोफिल को शिफ्ट कर देते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे जो ऊपर आपको वैली नज़र आ रही थी जहाँ पे मिनिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है क्लोरोफिल की, इस रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी एसेसरी पिगमेंट शो करते हैं, वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस तरह से जो मैक्सिमम सनलाइट है वो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को रिटेन कर लेते हैं और फिर आगे शिफ्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी सिंथेसिस में, उनकी प्रोडक्शन में। तो ये था रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट। जैसे हमने वाटर का भी रोल पढ़ा, अब हमने लाइट का भी पढ़ा, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का रोल भी पढ़ेंगे।
जो भी कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल होता है उसमें बेसिक स्केलेटन जो होता है वो कार्बन का होता है। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो जैसा भी कार्बोहाइड्रेट का मालिक्यूल हो, जो बेसिक स्केलेटन होता है वो कार्बन बनाती है। तो बेसिक स्केलेटन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कार्बन सोर्स हो। कार्बन सोर्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, शुगर इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है इसको रिमूव किया जाता है, और इसके अलावा यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो जाती है, और रिडक्शन में फिर ना सिर्फ एटीपी यूज़ होती है बल्कि NADH का मालिक्यूल भी यूज़ होता है। इसको रिड्यूस हो जाता है और खुद NADH जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। 10% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ये फिगर आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेगा। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि 50% फोटोसिंथेसिस जो है वो पानी में होती है और 50% जो है वो खुश्की पे होती है, लेकिन इस टेक्स्ट बुक ने हमें फिगर दिया हुआ है 10% जो है टोटल फोटोसिंथेसिस का वो खुश्की पे होता है, और बाकी समंदरों में, लेक्स में, पाउंड्स में होता है। आपने बुक को ही फॉलो करना है, एग्ज़ाम आपका यहाँ से होना। एक्वाटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी पानी में जो जानदार पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे एल्गी की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं या फिर एक्वाटिक प्लांट्स हैं, तो वो पानी में डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो है उससे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बाइकार्बोनेट्स को मेटाबोलाइज करके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन फिर भी हवा की निस्बत पानी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम पाई जाती है। हवा में जो जो मीडियम है एयर, उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं लाइक प्लांट्स, तो ये अपने लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू जो है वो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक करते हैं मेसोफिल टिश्यू की जो स्पेसीज होती हैं, और वहाँ से सेल्स जो हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस तरह जो स्टोमेटा की कुछ डिटेल है कि स्टोमेटा जो है वो सिर्फ एक लीफ पे 1 से 2% एरिया के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज जो है वो करते हैं। और इसी तरह जो स्टोमेटा होते हैं वो उनके ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के रेट पे अफेक्ट करती है। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनटेक करता है प्लांट, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक रुक जाता है, और फिर उस दौरान वही कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है जो रेस्पिरेशन से पौधा एट द सेम टाइम बना रहा होता है। स्टोमेटा वैसे एडजस्टेबल पोर्स होते हैं, दिन के वक्त खुल जाते हैं, रात के वक्त जो है वो बंद हो जाते हैं। एक येलो पैराग्राफ है कि वैसे सेकेंड ईयर में ज़्यादा मतलब डिटेल से है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ये एक रिदमिक प्रोसेस है, एक रिदम से होता है। इसको बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा फैक्टर्स की एब्सेंस या प्रेजेंस जो है वो फिर प्लांट के ऊपर अफेक्ट नहीं करती। वो प्लांट जो है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद स्टोमेटा खुद ही ओपन और क्लोज करता रहता है। तो ये जो है वो प्लांट की उस पर डिपेंड करता है हैबिचुएशन पे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है वो है जी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। नीचे एक आपको नज़र आ रही है इक्वेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसकी रिडक्शन हो रही है। इसी तरह जो वाटर है इसमें से ऑक्सीजन, जो वाटर है ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन इसकी हो रही है। तो और जो वाटर है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन और वाटर की ऑक्सीडेशन है
ये एक जनरल इक्वेशन है, इसकी डिटेल्स जो हैं वो आगे डिस्कस की गई हैं। जो फोटोसिंथेसिस है इसकी हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लो एनर्जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हाई एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, इट कंटेन सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो इसके हमने दो मेजर पोर्शन कर लिए हैं, कुछ रिएक्शंस को हमने सेपरेट कर लिया है और उनको नाम दिया है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का, यानी ऐसे फोटोसिंथेसिस के ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस जिनके लिए रोशनी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है उन्हें कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रोशनी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से उन पे कोई असर नहीं पड़ता, उन्हें कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं इनकी इसमें क्या होता है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, नीचे इसकी आगे डिटेल हमने डिटेल से ये पढ़ना है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है जी स्कीम। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें बताई हैं कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। Light dependent reaction constitute the phase of photosynthesis during which light energy is absorbed by chlorophyll and other photosynthetic pigment। पहला स्टेप ये है कि रोशनी आई फोटॉन्स की फॉर्म में और उसे absorb कर लिया। अगला स्टेप ये है कि उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट जब किया तो उससे दो तरह की चीज़ें हमारे से वजूद में आती हैं। एक चीज़ होती है जी एटीपी और दूसरी चीज़ होती है एनएडीपीएच। एनएडीपीएच जो है इसमें रिड्यूसिंग पावर होती है और एटीपी जो है ये एनर्जी प्रोवाइडिंग मालिक्यूल है, एनर्जी करेंसी है बॉडी की। तो टेम्परेरीली एनएडीपीएच में एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है और एटीपी में भी कुछ मकदार में टेम्परेरीली स्टोर हो जाती है। एनएडीपीएच किस तरह से काम करता है, एनएडीपीएच किसी भी दूसरा मालिक्यूल जो इसके करीब आता है, ये खुद भी एक बड़ा मालिक्यूल है, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट जो है ये खुद जो है इसकी रिड्यूस हो गया, इसमें एडिशन हो गया हाइड्रोजन का। अब इसमें ये सलाहियत आ गई है कि जो भी मालिक्यूल इसके करीब आएगा ये उस मालिक्यूल को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जबकि एटीपी जो है वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, किसी भी चीज़ को जो है वो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी प्रोवाइड करती है। तो एनएडीपीएच और एटीपी दोनों मिलकर फिर क्या करते हैं जी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, इसे C3 साइकिल भी बोला जाता है और इसे जो है कैल्वन मेल्वन साइकिल भी बोला जाता है। तो ये एक ओवरव्यू है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है। नीचे डायग्राम भी वही एलेबोरेट कर रही है, ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया हुआ है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है लेफ़्ट साइड पे है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है इसकी प्रोडक्ट क्या है, एटीपी और एनएडीपीएच। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ हो जाती हैं कि हाँ डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होनी है और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होनी है। और यहाँ से दोबारा जो है वो एटीपी जो है वो एडीपी और फॉस्फेट में सेपरेट हो जाती है, एनर्जी जो थी इसके हाई एनर्जी बॉन्ड से वो यहाँ यूज़ हो जाती है। और इसी तरह एन जो है वो एन जो है वो एन में कन्वर्ट हो जाता है और वो ये दोनों चीज़ें दोबारा जाके लाइट रिएक्शन में यूज़ होती हैं और दोबारा एटीपी और एन बना देती हैं, जो कि फिर दोबारा डार्क रिएक्शन में यूज़ होता है। तो ये एक ओवरव्यू था इसका। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ना वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन पढ़ेंगे डिटेल के साथ, जिसका लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का एक नाम जो है वो जो है वो लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, जी स्कीम भी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी। ये सारे इसी के नाम है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।